मैं अपनी जिंदगी की वो रात कैसे भूल सकती हूँ जब मैं दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, लेकिन मेरे अंदर खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। मेरा दूल्हा भी कमरे में नहीं आया था और मुझे अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। कमरा पूरी तरह फूलों से सजा हुआ था, लेकिन फूलों की ये खुशबू मुझे कोई खुशी नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरे दिल की दुनिया लुट चुकी थी। मेरी माँ ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कर दी थी, जबकि मैं अपने दोस्त के भाई माहिर से मोहब्बत करती थी। लेकिन माँ ने न जाने किससे मेरा रिश्ता तय कर दिया था और मुझे दिखाना तक सही नहीं समझा। और ना ही मैंने माँ से इस बात पर कोई सवाल किया था। जब माहिर नहीं तो फिर कोई भी होता, क्या फर्क पड़ता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी माँ तो इस बात का भरपूर फायदा उठाएगी और मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर देगी जो किसी काबिल ही नहीं था। सेज पर बैठ कर आने वाले वक्त के बारे में सोचकर ही मुझे नफरत का एहसास हो रहा था। मैं माहिर की जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब दो कांपते हुए झुर्रियों वाले हाथों ने मेरा घूंघट उठाया। अपने दूल्हा पर नजर पड़ते ही मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो देखने में 100 साल से भी ज्यादा मालूम हो रहा था और मैं तो सिर्फ अभी 18 साल की हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद दूल्हे की जगह कोई खानदान का बड़ा बुजुर्ग कमरे में आ गया है, लेकिन जब उसने मुझे मेरी दुल्हन कहकर तारुफ करवाया तो मुझे यकीन आ गया कि यही मेरा दूल्हा है। लेकिन मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी, यह सोचकर ही मेरी रूह कांप गई थी कि मुझे अपने आने वाली जिंदगी इस बुढ़े के साथ गुजारनी होगी। इसका हड्डियों वाला चेहरा और कांपता वजूद देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। जो भी था, मैं इस शख्स को किसी तौर पर अपना पति नहीं मान सकती थी। इसने अपने उन कांपते हुए हाथों से 4 सोने के कड़े निकालकर मेरे हाथों में पहनाने की कोशिश की तो मैं फौरन ही उठकर खड़ी हो गई। इसके लिए तो अपने हाथों पर काबू करना भी बहुत मुश्किल था। मेरे लिए सब कुछ इतना अजीब सा था कि मैं खुद को संभाल भी नहीं पाई थी। अब भी ये सब मुझे कोई ख्वाब ही मालूम हो रहा था। मुझे अभी और इसी वक्त वापस अपने घर जाना था। मैं इस बुढ़े के साथ निभा नहीं कर सकती थी। मैंने अपने बुढ़े पति का हाथ बुरी तरह झटका तो सारे कड़े इधर उधर गिर गए। मेरा खून बुरी तरह जल रहा था। शादी के नाम पर मुझे जिंदा दफन कर दिया गया था और ये बात मुझे किसी सूरत में कबूल नहीं थी। मेरा नाम समन है और मैं कम उम्र होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन लड़की थी। कोई मुझे देखता मेरी तारीफ के बिना रह ना पाता, पर कोई पहली नजर में ही मेरी खूबसूरती का दीवाना हो जाता। माहिर तो पूरी तरह मेरा आशिक था। वो मेरे स्कूल की सहेली का भाई था और पिछले 4 साल से मेरी मोहब्बत में पूरी तरह डूबा हुआ था। इसकी मोहब्बत पाकर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरी किस्मत इतनी बदसूरत हो गई। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन इस कदर उम्र वाले इंसान को स्वीकार करना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और ये धोखा मेरी माँ ने ही किया था। वो बुढ़ा मुझे बार बार प्यारी दुल्हन कह रहा था, लेकिन मुझे इससे कोई वास्ता नहीं रखना था। इसे तो शायद ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मुझे अपने हुस्न पर बहुत नाज था और मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरा पति तो मुझे देखते ही घायल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो चुका था। मेरे पति की आंखें ही कुछ ठीक होती तो उसे मैं सही तरह से नजर आती। मैं इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कमरे से बाहर निकल आई। बाहर कुछ जवान औरतें मौजूद थी जो मुझे देखकर हंसते हुए कहने लगी कि शादी की रात तुम क्यों कमरा छोड़कर निकल आई हो, वापस कमरे में जाओ, कहीं हमारे दादा तुम्हारे बगैर उदास न हो जाए। उनकी हंसी में छिपा मजाक मुझे बखूबी समझ आ रहा था। मैंने गुस्से में कहा कि मैं कैसे इस बुढ़े के साथ रह सकती हूँ, ये तो मेरे परदादा की उम्र का है। तो वह औरतें हंसकर कहने लगी कि तुम्हारी माँ को 2 लाख रुपए यूं ही तो नहीं मिल गए हैं ना, अब तुम्हारे हमारे दादा के साथ जिंदगी भर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी नहीं की बल्कि 2 लाख के बदले तुम्हें बेच दिया है। उनकी बात पर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मेरा पति उनका दादा था, यानी मैं उनकी दादी बन चुकी थी। वो भी मुझसे पहले न जाने कितनी शादियां कर चुका था और शायद वो औरतें ठीक ही कह रही थी, क्योंकि मेरी शादी से पहले माँ ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे और मुझे बताया था ये पैसे तुम्हारी ससुराल वालों ने शादी की खरीदारी के लिए दिए हैं। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये पैसे दरअसल इसलिए दिए गए थे ताकि माँ मुझे इस बुढ़े के साथ विदा कर दे। मेरी माँ शुरू से ही बहुत लालची थी। हमने हमेशा से ही गरीबी देखी थी, इसलिए जहाँ 4 पैसे नजर आते मेरी माँ पागल होने लगती। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अपने लालच में अंधी होकर
वो मेरे बारे में सोचना ही भूल जाएगी। अब घर वापस लौट कर भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगर माँ ने इस कदर पैसे लिए थे तो वह कभी मुझे अपने घर वापस नहीं रख सकती थी। मैं अपनी जवानी कैसे इस बूढ़े के साथ खराब कर सकती थी। मेरी शादी से पहले माँ ने घर में एक कमरा बनवाया था और घर की छत भी बदल गई थी। इस वक्त मुझे माहिर की मोहब्बत के बिछड़ने का गम इस कदर था कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि माँ के पास इस कदर पैसे आए कहाँ से है, और अगर मेरे ससुराल वालों ने भी दिया है तो क्यों दिया है। इस बात का जवाब आज मुझे मिल गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं थकी हारी वापस कमरे में लौट आई थी। वो बुढ़ा बिस्तर पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। शायद उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। मुझे कमरे में दाखिल होते देखकर वो मुस्कुराया तो मेरी जान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस बूढ़े के मुंह में तो 4 दांत भी ठीक तरह से नहीं थे। मुझे देखते हुए वो कहने लगा, मेरी दुल्हन, तुम्हें मेरी पोतियों ने बता दिया होगा कि तुम्हारी माँ ने पैसे लेकर तुम्हें मेरे साथ विदा किया है, इसलिए आइंदा इस घर को छोड़कर जाने की कोशिश न करना, वरना शायद सारी जिंदगी तुम पछताती रहोगी। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बहुत ही मोहब्बत से रखूंगा। मेरी दूसरी बीवी के देहांत को कुछ महीने हो गए हैं। मैंने तुमसे शादी भी इसलिए की है क्योंकि मेरे घर वाले मेरा ख्याल नहीं रख सकते। मैं अकेला सारा दिन यहाँ वहाँ पड़ा रहता हूँ, लेकिन कोई मुझसे 2 लफ्ज बात करने वाला भी नहीं। सबको बस मेरे मरने का इंतजार है। कुछ बातें बोलकर ही इस बुढ़े का सांस बुरी तरह फूलने लगा था और वह ऐसे हाँप रहा था जैसे कई मीलों दूर चलकर आया हो। यह सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि इस बुढ़े की तो पोतिया भी उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी। मेरी माँ ने मेरे लिए कैसा आदमी चुन लिया था जिसमें ना ही ताकत बची थी और ना ही हिम्मत। सभी इसकी मौत के इंतजार में थे, लेकिन मुझे तो इसकी मौत का सोचकर भी डर आ रहा था। हमारी बिरादरी में तो रिवाज था कि अगर कोई औरत विधवा हो जाती है तो सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर ही बैठी रहती है, इसे कभी दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं मिलती। और इस बुढ़े को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी जिंदगी बस इसी के नाम पर ही गुजरने वाली है। ना ही ये बुढ़ा मुझे अपनी जिंदगी में कोई खुशी दे सकता था और ना ही इसके मरने के बाद मुझे आजादी मिल सकती थी। माहिर की मोहब्बत को खो देने का दुख ही बहुत बड़ा था। अब इस 105 साल के बुढ़े को अपने पति के रूप में देखकर तो रही सही उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थी। मुझे यकीन था कि इस बुढ़े में बिल्कुल भी ताकत नहीं होगी और ना ही वो मेरे साथ कोई रिश्ता बना सकेगा। और अब मैं भी यही चाहती थी, ये मुझसे दूर ही रहे तो अच्छा है। मुझे तो इस बात पर खुशी महसूस हो रही थी। मेरे दिल में माहिर की मोहब्बत जिंदा थी और मुझे यकीन था कि जल्द ही वह मुझे यहाँ से आकर ले जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि मेरी माँ ने उसकी जगह मेरी शादी किससे की है तो वह मेरी मोहब्बत में दौड़ा चला आएगा। मुझे कमरे में आए ज्यादा देर न हुई थी कि मेरा बूढ़ा पति चौधरी तो मेरे बिस्तर पर लेटने से पहले ही सो चुका था। जितनी देर मैंने अपने कपड़े बदले और जेवर उतारे, उसके खर्राटे कमरे में गूंजने लगे थे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। हर लड़की की तरह शादी को लेकर मैंने भी बचपन से ही बहुत से ख्वाब देखे थे, लेकिन वो सब के सब मिट्टी हो चुके थे। जहाँ मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा पति मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकता था, वही इस बात का दुख भी था कि मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही अकेली गुजर जानी थी। मैंने एक नज़र हवेली की दीवारों पर डाली जहाँ मैं विदा होकर आई थी। ये दीवारें देखकर मुझे घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी भर मैं इसी में कैद होकर रह जाऊंगी। अपनी माँ की तरफ से मैं बहुत ज्यादा नफरत कर चुकी थी। मेरी माँ ने अपने हक में बहुत ही अच्छा सौदा किया था, लेकिन मेरे साथ जो जुल्म किया था, 2 लाख की रकम मेरी माँ के लिए तो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि मेरा बाबा एक फल बेचने वाला था और इसके बावजूद भी हम सारी जिंदगी फल खाने के लिए तरसते रहे थे। हम 8 बहन भाई एक कमरे के मकान में रहते थे और बारिश में भी इस कमरे की छत पूरी तरह टपकती थी। माँ ने 2 लाख से अपनी जिंदगी के सारे मसले हल कर लिए थे और मेरी पूरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। अगली सुबह मैं कमरे से बाहर निकली तो एक बहुत बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर तकरीबन सारे ही खानदान के लोग जमा थे। वो सब मेरे पति के बेटे बेटी और पोते पोतिया थे जो उनकी शादी की खुशी में आए हुए थे। चौधरी के पोते पोतिया उम्र में मुझसे ज्यादा बड़े होने के साथ साथ कई बच्चों के माँ बाप भी थे। मेरे अंदर एक अजीब सी हसरत ने जन्म ले लिया था। मैंने एक नज़र अपने ही उम्र के लड़के पर डाली तो मेरे दिल में कसक सी उठने लगी। वो सभी बहुत जवान से थे। मुझ जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की के लिए ऐसे ही किसी लड़के को होना चाहिए था। माहिर न सही, लेकिन कोई तो ऐसा होता जो मेरी खुशी को पूरा कर सकता। उस वक्त टेबल पर मौजूद तमाम लोगों की नजरें ही मुझ पर जमी हुई थी और उनकी निगाहों में मेरे लिए जो कुछ था वो मेरे लिए बर्दाश्त करने काबिल नहीं था।
इस पर से चौधरी का रवैया ऐसा था जैसे वे कोई 22 या 24 साल का नया नवेला दूल्हा हो। चौधरी ने अजीब सी फरमाइश कर दी थी कि उसे मेरे हाथ से पहला निवाला खाना है, और इतने लोगों की मौजूदगी में मेरे होश उड़ गए थे। बुढ़े को जरा शर्म नहीं आई थी, मुझे सबकी नजरों में तमाशा बना दिया था। सभी चौधरी की फरमाइश सुनकर मुंह दबाए हंस रहे थे, और मेरा हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में खून नहीं, मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। बहुत ही मजबूरी के चलते हुए मैंने एक निवाला चौधरी के मुंह में डाला और सर झुका लिया। बहुत ही मुश्किल से मैंने खाना खत्म किया और फौरन कमरे में दौड़ लगा दी। बिस्तर पर लेट कर न जाने मैं कितनी देर रोती रही थी। चौधरी ने मुझे रोता देखा तो परेशान हो गया और मेरे माथे को चूम लिया। चौधरी की इस हरकत ने मुझे और गुस्सा दिला दिया था, लेकिन मैं खामोश होकर रह गई थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि इससे तो यही अच्छा होता कि मेरी शादी चौधरी की जगह उसके किसी पोते से हो गई होती, तो कम से कम मेरे लिए माहिर को भूलना कुछ तो आसान हो जाता। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे और चौधरी के साथ मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया था। मेरे बुढ़े पति ने इस 1 हफ्ते में मेरे साथ कुछ नहीं किया था। मैं शादी के 1 हफ्ते बाद भी पूरी तरह कुंवारी थी। इसने मुझे सिर्फ अपनी सेवा के लिए मुझसे शादी की थी। कभी वह मुझे अपना सर दबाता तो कभी अपने पाँव। मैं उसकी सेवा करने से परेशान हो चुकी थी। सारा दिन वो मेरे सामने बिस्तर पर पड़ा रहता और कभी कभी तो आधा दिन भी सोते हुए गुजार देता। लेकिन हर रात सोने से पहले वो मुझे एक अजीब सी चीज खिलाता जो मैंने पहले कभी नहीं खाई थी, लेकिन वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। मैं बहुत शौक से उस चीज को खाने लगी थी। मुझे तो उसका नाम भी मालूम नहीं था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी शानदार चीज नहीं खाई थी, लेकिन जब से मैं वो खा रही थी मुझे अपने अंदर बहुत से बदलाव नजर आते हुए महसूस हो रहे थे। मुझे शीशे में देखते हुए भी अजीब सा लगने लगा था। मेरे वजूद में होने वाले बदलाव बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे थे। मैं पहले से भी कहीं ज्यादा हसीन हो गई थी। मैं खुद को शीशे में देखती तो खुद पर से नजर ही ना उठा पाती। सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरे जज्बात और एहसास में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। मेरा दिल किसी और ज्यादा तड़पने लगा था और ये बात मेरी समझ से बाहर थी। एक दिन मेरी एक पोती ने आकर बताया कि आपकी कोई दोस्त मिलने आई है। मैं फौरन ही ड्राइंग रूम में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ मेरी दोस्त के साथ माहिर भी बैठा था। वह मुझे देखने के लिए ही आया था और अब आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था, क्योंकि मेरे अंदर आने वाले बदलाव सही तौर पर नजर आ रहे थे। मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मुझे यकीन था कि वह मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा, लेकिन उस वक्त मेरे जज्बात पूरी तरह ठंडे पड़ गए थे जब उसने मुझे सर झुकाकर शादी की मुबारकबाद दी और खुश रहने का कहा। मुझे माहिर से इस रवैये की उम्मीद हरगिज नहीं थी। वह तो दिन रात साथ जीने मरने की कसम खाता था और अब एक पल में ही बदल गया था। मैंने अपने आंसू हलक में उतारे और माहिर से कह दिया कि वो आइंदा मेरी चौखट पर कदम भी ना रखे। मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। माँ के बाद माहिर ने भी पूरी तरह मुझे धोखा दिया था। मैं वापस अपने कमरे में चली आई थी। चौधरी की जो बात मुझ में पहले अच्छी लग रही थी, अब वही बात मुझे जहर लगने लगी थी। इसकी खिलाई हुई अजीब चीज खाने के बाद जो मेरा दिल करता, इस बात को जुबान पर लाने में भी मुझे शर्म आती थी। मुझे चौधरी के घर में ना ही खाने पीने की कोई कमी थी और ना ही किसी भी चीज पर कोई रोक टोक थी, बल्कि यहाँ तो मैं सबसे बड़ी थी। लेकिन जिस चीज की कमी का एहसास मुझे सबसे ज्यादा सता रहा था, जिसकी वजह से मैं बेचैन हो गई थी, सारी रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रहती, लेकिन मुझे नींद न आई। एक दिन चौधरी बहुत गहरी नींद सो रहा था और मैं रात भर इसकी दी हुई चीज खाने के बाद अभी तक सो नहीं सकी थी और कमरे से बाहर निकली मुझे बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था और मेरे हलक में भी कांटे पड़ रहे थे। मैं सीधा किचन में जाने लगी। ये हवेली तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत थी। मैंने तो एक छोटे से कमरे में आंखें खोली थी और सारी जिंदगी बुनियादी जरूरत के लिए भी तरसते हुए गुजार दी थी, लेकिन जब से मैं चौधरी की दुल्हन बनी थी मुझे कभी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ा था। लेकिन दूसरे ही पल ये तिश्नगी मेरे नसीब का हिस्सा बन गई थी। मैंने किचन में कदम रखा तो वहाँ पहले से ही चौधरी का एक पोता मौजूद था जो अपने लिए मिल्क शेक बना रहा था। वो मेरी उम्र का था और उसे देखकर न जाने क्यों रात के इस वक्त मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ही तमीज से मुझसे पूछ रहा था कि क्या आपके लिए भी मिल्क शेक बना दूं, लेकिन मेरी नजर तो बस इसके चेहरे पर ही टिक गई थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मेरे मुकद्दर में ऐसा कोई क्यों नहीं लिखा हुआ। मैं किस कदर हसीन हो गई थी, लेकिन उसने एक दफा भी निगाह उठाकर मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा था। मैं इसके करीब हो गई तो वह भी मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा था। मैं यही तो चाहती थी,
इससे पहले कि मेरे लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता, मैं उसे कोई जवाब दिए बिना ही कमरे में चली आई। शादी के शुरू में मैं सोचती थी कि अच्छा है मेरा पति किसी काबिल नहीं है, मैं सुकून से इस हवेली में अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। मगर अब मेरे दिल में मचलते जज्बात ने मेरे लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी कर दी थी। मैं रोज वह मीठा खा रही थी जिसे खाने के बाद मुझ में इतने बदलाव आ गए थे कि मेरा वजूद पूरी तरह भर गया था। मैं पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन अब तो मेरी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। मेरा दिल चाहने लगा था कि 10 मर्द मेरी तरफ देखे, पहले की तरह मुझे सराहे और मेरी तारीफ करे, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं था। घर के सभी मर्द तमीज की निगाह से मुझे देखते थे, लेकिन मुझे तमीज की नहीं मोहब्बत की जरूरत थी, और वह मोहब्बत मुझे चौधरी से हासिल नहीं हो सकी थी। इसलिए मजबूरन मैं दूसरे मर्दों की तरफ देख रही थी। मेरा हाल ऐसा था कि कोई भी आसानी से मेरे जज्बात से खेल सकता था और मैं खुशी खुशी इस पर अपने आप को लुटा सकती थी। हर गुजरते दिन के साथ मैं आग में जल रही थी। ऐसे ही एक दिन मैं खुद पर काबू न पा सकी और चौधरी के इसी पोते के गले से लग गई जो उस रात किचन में मौजूद था। वो भी मेरे जज्बात से बखूबी वाकिफ हो चुका था, इसलिए उसने भी मुझे खुशी खुशी अपने सीने से लगा लिया। लेकिन ये मेरी बदनसीबी थी कि इस वक्त चौधरी चला आया और हम दोनों को इस तरह देखकर उसके होश उड़ गए। इससे पहले कि चौधरी आगे बढ़कर मेरे साथ कोई बुरा सलूक करता, इसका पोता बीच में आ गया। बहुत धीमे से अंदाज में वो कहने लगा, बड़े दादा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन समन उम्र के जिस हिस्से में है उसे मोहब्बत के साथ साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत है, और आप उसकी वह तमाम ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं है। समन की माँ ने तो इसके साथ जुल्म किया ही है, लेकिन आप भी इस जुल्म में बराबर के हिस्सेदार हैं, ये जानते हुए भी कि आप इसे इसका हक नहीं दे सकते। आपने इससे शादी की और इसकी तकलीफ बन गए। अपने पोते की बात सुनकर चौधरी गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे, तो मैंने रोते हुए बताया कि उनका दिया हुआ मीठा खाने के बाद मुझे किसी भी तरह खुद पर काबू नहीं रखा जाता। मेरी बात सुनकर अमन ने अपना सर पकड़ लिया और हैरत से मुझसे पूछने लगा कि दादा के लिए जो मीठा हलवा मैं लेकर आता हूँ, क्या वह तुम भी खाती हो? मैंने सर हिलाया तो अमन कहने लगा कि वह अलग अलग किस्म के ड्राई फ्रूट का हलवा है, लेकिन साथ ही साथ अमन इसमें हकीम में ताकत की दवाइयाँ भी मिलवा कर लाता था कि दादाजी किसी तरह तुम्हारे काबिल हो जाए। अमन को पहले दिन से ही मालूम था कि उसके दादा किसी काबिल नहीं है, और यही बात मुझे परेशान करती थी। इसलिए वो पहले से ही अपने दादा को ताकत की हकीमी दवाइयाँ खिला रहा था, मगर इसे ये मालूम नहीं था कि उसके दादा ने वह हलवा मुझे भी खिला दिया है। अमन की बात सुनकर चौधरी बिस्तर पर बैठ गया। उनके लिए तो ज्यादा देर खड़ा रहना भी मुश्किल था। वो अमन से कहने लगे, तू मुझे तो बता देता, मैं तो इसको रोजाना वो हलवा खिला रहा हूँ, मुझे लगा कि हलवे के खाने से इसकी सेहत बेहतर हो जाएगी। अमन ने अपने दादा को एहसास दिलाया था कि वह किसी भी तरह मेरे काबिल नहीं है, और अगर उन्हें सेवा के लिए किसी की जरूरत है तो उन्हें किसी ऐसी नौकरानी को रख लेना चाहिए जो हर वक्त उनके साथ रहे। चौधरी कहने लगे, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी बहू ने खुद इससे इसकी शादी मुझसे करवाई है। वो सब मेरी जिम्मेदारियां से अपनी अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। अमन कहने लगा, दादा, समन को इस रिश्ते से आज़ाद कर दें, मैं समन से शादी कर लूँगा। मैं इस बात का वादा करता हूँ कि समन हमेशा आपकी सेवा करती रहेगी। अमन की बातों ने चौधरी को एहसास दिला दिया था कि मेरे साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे तलाक दे दी। कुछ ही वक्त बाद अमन ने मुझसे शादी करके मुझे अपने घर की इज्जत बना लिया। वो मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। अमन मेरी जिंदगी में एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ था, जिससे रिहा होने के बारे में सोचना भी मुझे मुश्किल लगता था। एक बात जो मैंने जिंदगी से सीख ली थी कि इंसान कभी पैसे और दौलत से खुश नहीं होता। खुश रहने के लिए एक एहसास और जज्बात रखने वाला इंसान की ज़रूरत होती है, इसकी बुनियादी ज़रूरत के साथ साथ इसकी हर ख्वाहिश को भी पूरा कर सके। अक्सर मर्द इस काबिल नहीं होते कि वो किसी औरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, लेकिन उस बात को स्वीकार करने की बजाय एक औरत को अपनी ज़िंदगी में लाकर इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हमारी दुनिया के मर्द इस बात को स्वीकार करने में बहुत डर महसूस करते हैं कि उनके अंदर कोई कमी है। मेरी तमाम मर्द से गुजारिश है कि किसी और लड़की के जज्बात को रोने से पहले अपनी उम्र और अपनी कमी का एहसास ज़रूर करें। समन को तो अमन का साथ नसीब हो गया था, लेकिन हर समन को ऐसा इंसान नहीं मिलता जो उसे अपने घर की इज्जत भी बना ले। मैं आज चौधरी की सेवा कर रही थी, लेकिन अब हमारे दरमियान का रिश्ता बदल चुका था। अपने घर के बुजुर्गों से अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी और की बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने की बजाय उसके लिए किसी नौकरानी को रख लीजिए तो ये सबके हक में बेहतर होगा। धन्यवाद दोस्तों।